आदरणीय प्रबंधक महोदय, सम्मानीय अधिकारीगण, समस्त वरिष्ठ जन एवं उपस्थित बंधु भगिनियों का मेरा सादर अभिनंदन। वर्तमान अवसर पर हम सभी केवल स्वतंत्रता दिवस का समारोह में सम्मिलित होने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, अपितु इस स्वाधीनता के महत्व का स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके लिए हमारे आसन के ज्ञात अज्ञात वीरों ने अपना जीवन, अपना सुख, अपना परिवार और अंततः अपने प्राण तक समर्पित कर दिए। 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास का एक गौरवनीय तिथि नहीं है, जब भारत लगभग 2 शताब्दियों में औपनिवेशिक शासन में स्वाधीनता प्राप्त की। किंतु यदि हम स्वाधीनता का केवल एक तिथि मान ले तो हम उसके वास्तविक अर्थ का अत्यंत सीमित कर देंगे। स्वाधीनता केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, वह दीर्घकालीन संघर्ष, त्याग, तपस्या और उस स्वतंत्र भारत की कल्पना का परिणाम थी, जिसमें प्रत्येक भारतीय अपने भविष्य के लिए निर्णय स्वयं कर सके। यदि हम इतिहास के पृष्ठों को पलटे तो हम 1857 के महाविद्रोह दिखाई देता है, जिसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक चुनौती प्रस्तुत की। इसी कालखंड से संबंधित पंजाब की सैन्य इकाइयों में से एक आगे चलकर 21वीं पंजाब रेजिमेंट के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसका गठन 1857 में हुआ था और 1861 में से 21वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के रूप में जाना गया। 1867 से 68 में अबिसिनियो अभियान में इसी सैन्य इकाई ने भाग लिया। यह हमें स्मरण कराता है कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष केवल कुछ प्रसिद्ध नेताओं का इतिहास नहीं है, यह सैनिकों, कृषकों, श्रमिकों, विद्यार्थियों और सामान्य नागरिकों का त्याग से निर्मित कर एक विशाल राष्ट्रीय संघर्ष था। फिर आता है 13 अप्रैल 1919 का वह दिवस जिसे भारत कभी विस्मृत नहीं कर सकता, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बैसाखी के अवसर पर अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने आधे से गोलियां चलवाई गई। उस घटना ने संपूर्ण भारत के अंतःकरण को झकझोर दिया। किंतु इसी घटना से संबंधित एक ऐसे महान क्रांतिकारी की कथा भी है, जिसका नाम से अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। शहीद उधम सिंह। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की उस भीषण घटना को अपने आंखों से देखा था। उसके पश्चात उनका संपूर्ण जीवन भारत की स्वाधीनता के संघर्ष को समर्पित हो गया। उन्होंने वर्षों तक अपने उद्देश्य का प्रतीक्षा की और 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडवायर की हत्या कर दी, जो उस समय पंजाब की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर था तथा जलियांवाला बाग की घटना के राजनीतिक संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका रखता था। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह की मृत्यु कांड दिया गया। वर्तमान में उत्तराखंड में उसे सम्मानित करने के लिए स्टापेंट में उधम सिंह नगर से इस नगर का नाम रखा गया। इसी स्वाधीनता संग्राम में हमें भगत सिंह दिखाई देते हैं, एक ऐसा नाम जिसे भारत का लगभग प्रत्येक नागरिक जानता है। उनके साथ राजगुरु और सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारी भी थे, जिन्होंने अपना व्यक्तिगत सुख और जीवन की आकांक्षाओं को त्याग कर राष्ट्र की स्वतंत्रता तथा एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण का स्वप्न दिया। भगत सिंह का महानता केवल उनकी बलिदान में नहीं था, वह एक विचारशील क्रांतिकारी थे। वे अध्ययन करते थे, प्रश्न करते थे, तर्क देते थे और समाज के भविष्य के विषय में गंभीरता पूर्वक चिंतन करते थे। किंतु बंधुओं, में वर्तमान अवसर पर आप सभी को सम्मुख एक प्रश्न रखना चाहता हूं, क्या स्वतंत्रता की यात्रा वही समाप्त होगी? मेरे विचार में इसका उत्तर है नहीं। हम विदेशी शासन से स्वतंत्र हुए हैं, किंतु हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारे मानसिकता पराधीन ना रह जाए। विदेशी शासक चले गए और औपनिवेशिक शासन समाप्त हो गया, किंतु यदि कोई नागरिक अपने अधिकारों के लिए किसी शासकीय कार्यालयों में जाने से भयभीत होता है, यदि उसके कार्य अनुचित दबाव या रिश्वत के बिना नहीं होता है, यदि वे अपने ही शासन व्यवस्था में समक्ष स्वयं की आशाएं अनुभव करता है, तो हमें विचार करना होगा कि हम स्वाधीनता से उस पूर्ण अर्थ तक पहुंच पाए हैं जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों भी किया करते थे। इसी प्रकार हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था के विषय में भी गंभीर चिंतन करना होगा। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षाओं में अधिक अंक लाना नहीं होता है। शिक्षा हमें चिंतन करना, प्रश्न करना, तर्क करना, समस्याओं को समझना और उनके समाधान खोजना सिखाए। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो केवल रोजगार प्राप्त करने की क्षमता ना दे, बल्कि चरित्र, विवेक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उत्तरदायित्व का भावना भी विकसित करे। इसी संदर्भ में मातृभाषा और भारतीय भाषाओं का महत्व अत्यंत व्यापक है। अंग्रेजी सीखना अनुचित नहीं है। वर्तमान वैश्विक युग में अंग्रेजी उपयोगी भाषा है। हमें अंग्रेजी के साथ साथ जापानी, फ्रेंच अथवा अन्य भाषाओं का भी अध्ययन करना चाहिए।
हमें सिर्फ विदेशी भाषाएं भी नहीं, भारतीय भाषा भी सीखनी चाहिए, क्योंकि हम अपने देश भारत में ही रह रहे हैं। ज्ञान की कोई सीमा भी नहीं होती, किंतु अंग्रेजी जानना और अपनी भाषा को ही ना समझना, ये दोनों पूर्ण भिन्न बातें हैं। यदि कोई बालक अपनी मातृभाषा में विज्ञान, गणित अथवा किसी अन्य विषय का अधिक सहजता से समझ सकता है, तो वो केवल भाषा की बाधा के कारण उसे ज्ञान से वंचित क्यों रखा जाए? हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए जिसमें भाषा ज्ञान का द्वार बने, ज्ञान का मार्ग से बाधा नहीं। अब प्रश्न यह है कि हमें क्या कर सकते हैं? क्या इसके लिए हमें मंत्री बनना आवश्यक है? बिल्कुल नहीं। क्या हमें विधायक बनना भी आवश्यक है? जी नहीं। क्या इसके लिए हमें करोड़ों रुपए की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। एक सामान्य नागरिक भी राष्ट्र के सशक्त बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। हमें अपने आसपास कूड़ा नहीं फैलाकर आरंभ कर सकते हैं। हम सार्वजनिक संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। हमें रिश्वत देने और लेने में समान व्यवहार नहीं रखना है। हम किसी सूचना को केवल इसलिए प्रसारित नहीं करेंगे क्योंकि वह हमारी मान्यताओं के अनुकूल है, पहले उसकी सत्यता की जांच करेंगे। हम जाति और धर्म के आधार पर किसी मनुष्य को घृणा नहीं करेंगे। हम मतदान का केवल अधिकार नहीं अपितु राष्ट्रीय उत्तरदायित्व भी समझेंगे। हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करेंगे और साथ साथ अन्य भाषाओं का भी ज्ञान से भी प्राप्त करेंगे। यदि हम विद्यार्थी हैं तो हम वर्तमान समय से ही राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं। हम कक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं, अनुचित बातों के सामने विनम्रता पूर्वक अपना मत रख सकते हैं, किसी दुर्बल विद्यार्थी का उपहास करने के स्थान पर उसकी सहायता कर सकते हैं। विद्यालय तथा सार्वजनिक संपत्ति को अपना समझकर उसकी रक्षा कर सकते हैं। अपने माता पिता, शिक्षकों और वरिष्ठ जनों का सम्मान कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम का केवल सामाजिक माध्यमों का प्रकाशित चित्रों और संदेशों तक सीमित न रखकर अपने आचरण से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। बंधुओं, 1947 में हमारे पूर्वजों ने हमें राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाई। अब हमारी पीढ़ी का उत्तरदायित्व है कि हमें स्वतंत्रता को सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और मानसिक स्वतंत्रता में परिवर्तित करें। स्वतंत्र भारत का अर्थ केवल यह नहीं है कि देश पर विदेशी शासन नहीं है। स्वतंत्र भारत का अर्थ है जहां नागरिक बिना भय के प्रश्न कर सके, जहां प्रत्येक बालक अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त कर सके, जहां धर्म व्यक्ति की आस्था है, राजनीतिक संघर्ष का साधन नहीं, जहां शासकीय कार्यालयों जनसेवा के केंद्र हो, जहां जन प्रतिनिधि जनता से ऊपर नहीं जनता के मध्य खड़े हो, जहां विधि निर्धन और धनवान के लिए समान हो, और जहां प्रत्येक नागरिक यह अनुभव कर सके कि ये राष्ट्र केवल शासन व्यवस्था का नहीं अपितु उसका भी है और इसकी इसी उन्नति का उत्तरदायित्व भी उसका है। वर्तमान अवसर पर जब हम तिरंगे को नमन करें तब केवल उन वीरों का स्मरण न करें जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। स्वयं से एक प्रश्न भी करें, जिस भारत के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित किया था, क्या हम उस भारत के निर्माण के लिए अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं? यदि उत्तर हाँ है तो हम इसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। यदि उत्तर नहीं है तो स्वतंत्रता दिवस स्वयं को परिवर्तित करने का एक और अवसर प्रदान करता है। आइए हम संकल्प ले कि हम अंध समर्थक बनेंगे और न अंध विरोधी। हम प्रश्न करेंगे किंतु उत्तरदायित्व के साथ। हम अपने अधिकारों की मांग करेंगे किंतु अपने कर्तव्य का भी पालन करेंगे। हम अपने भाषा का सम्मान करेंगे किंतु विश्व से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने द्वार बंद नहीं करेंगे। हम सभी मतों और आस्थाओं का सम्मान करेंगे किंतु उनके नाम पर घृणा नहीं फैलाएंगे। हमें अपने जन प्रतिनिधियों का सम्मान करेंगे किंतु लोकतंत्र में उनसे प्रश्न करने के अपना अधिकार को भी सुरक्षित रखेंगे। और हम भारत का केवल महान नहीं कहेंगे, उसे महान बनाने के लिए अपने जीवन में छोटे छोटे कार्य भी करेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता केवल 15 अगस्त का ही तिथि नहीं है। स्वतंत्रता एक उत्तरदायित्व है और उस उत्तरदायित्व का निर्वाह का आरंभ किसी महान नेता से नहीं होता, उसका आरंभ हमसे होता है। इसी राष्ट्र भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।